हेलो दोस्तों, पिछले जो वीडियो हमने देखे उनमें मैंने परिसंचरण की बात की थी और उसके साथ में मैंने ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाया था। ब्लड ग्रुप में हमने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को जाना, इसके क्वेश्चन भी किए हमने कि किस तरह से रुधिर का संगठन होता है। यह हमने जानने के बाद हम लास्ट वेयर्स पर थे और उसमें हमने डब्ल्यूबीसी के कुछ क्वेश्चन किए थे, बाकी रहे कुछ क्वेश्चन बाकी रहे थे। आज हम उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ब्लड ग्रुप पर। आप सभी सोचते होंगे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है। यहाँ तक कि कभी आपके मन में आ जाता है कि मेरे आने वाली उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो जानेंगे कि इस ब्लड ग्रुप का क्या रोल होता है, किस तरह से ब्लड ग्रुप बटे हुए होते हैं। चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एक मजेदार इस क्विज के साथ। हमने देखा, जाना और जानने के बाद हम जुड़े थे डब्ल्यूबीसी पर। इसके पहले मैं जो पढ़ा चुका हूं वो आप वीडियो पर देख सकते हैं। ध्यान रखिए, वीडियो देखने के साथ उसे सब्सक्राइब जरूर करें। उससे मैं पता लगता है कि हाँ, हम कितने आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितना आप हमें जोड़े हुए हो और एक दिल का रिश्ता बन जाता है। और ये बनाए रखिए आप। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी कि डब्ल्यूबीसी जिसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है, मैक्सिमम 10 वर्ष तक इसका जीवन काल हम मानते हैं। कभी कभी एग्जाम के दौरान 2 से 4 दिन इसका डेज ना देकर 10 वर्ष दे दिया जाता है, अधिकतम मैक्सिमम इसका पूछ लिया जाता है। डब्ल्यूबीसी हमारी एक इम्यूनिटी पावर है, एक प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमारे बाहर से आने वाले जितने भी प्रतिरक्षी हैं उनसे रुधिर की कोशिकाओं की सुरक्षा करती हैं। हम जानेंगे, देखेंगे। डब्ल्यूबीसी के बाद जहां से मैंने छोड़ा था, आज मैं वहीं पर बात करूं तो डब्ल्यूबीसी को केंद्रक के आधार पर इसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि केंद्रक के आधार पर हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं साहब? 2 भागों में इसे हम डिवाइड करते हैं। अब 2 भाग, एक भाग जिसमें केंद्रक की संख्या ज्यादा है, एक भाग जिसमें केंद्रक की संख्या ज्यादा है। केंद्रक की संख्या ज्यादा है, मैंने कहा था कि 60 से 80 तक इनमें केंद्रक हो सकते हैं। और दूसरा जिसमें केंद्रक की संख्या कम हो, जिसमें केंद्रक जो होते हैं सामान्यतः एक केंद्रक की बात होती है, इसमें जिसमें केंद्रक की संख्या ज्यादा होती है उसको हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट को हमने हिंदी में हम ग्रेनुलोसाइट को जान सकते हैं कणिका में। मैंने यहां पर लिख दिया है ये कणिकामय। क्या बोल दिया मैंने यहां पर? इसे ग्रेनुलोसाइट को क्या बोला है? कणिकामय। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा बार एग्जाम में आता है वो है न्यूट्रोफिल का। इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रोफिल का। अभी जो एग्जाम है इसमें इयोनोसोफिल का, इनके भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इसको न्यूट्रोफिल, इयोनोसोफिल और इसको मैंने आपके सामने बेसोफिल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तीनों जो शब्द है ऐसे क्या क्वेश्चन बनते होंगे, इनके क्या क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। तो पहले तो इनकी संख्या अपने दिमाग में नोटिस कर लीजिए कि इसकी संख्या क्या होती है। तो न्यूट्रोफिल की संख्या 60 से 70% हम जानते हैं और ये
जो WBC में इनकी जो संख्या होती है ये सर्वाधिक होती है। तो संख्या सर्वाधिक। एक क्वेश्चन आप तैयार हो गए? एक क्वेश्चन के लिए आप कि WBC में सबसे ज्यादा, मैंने एक ऑप्शन में आपको दे दिया कि WBC में निम्न में से सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल, यूनोसोफिल, बेसोफिल या लिम्फोसाइट। तो आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो तो हमें बताई गई थी कि न्यूट्रोफिल की होती है, और जब 60 से 70% आप देख सकते हो तो यार ये बात तो लगती है कि हाँ इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन ये तभी जानोगे ना जब आपको इनकी भी पता होगी कि इनकी संख्या कितनी है। तो यूनोसोफिल की जो संख्या है इसकी मैंने आपको यहां से इसकी जो संख्या है हम 2 से लगभग 7% तक इसकी हम संख्या मान सकते हैं। बेसोफिल की संख्या कम होती है, 1/4 से लेकर 1% तक इसकी संख्या होती है। 1/4 से 1% तक इनकी संख्या होती है। दूसरा जो मैंने यहाँ पर ग्रेनुलोसाइट की जगह अब मैंने इससे ग्रेनुलोसाइट लिख दिया। ग्रेनुलोसाइट इसको मैंने हिंदी में आपके सामने नाम दे दिया है कणिकामय। अकणिकामय और कणिकामय, कणिकामय और अकणिकामय मैंने इसको नाम दे दिया है ग्रेनुलोसाइट। अब आपके दिमाग में आ रही है कि क्या क्वेश्चन? जी हाँ, कभी क्वेश्चन आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप ये सोचना है, नहीं भी सोच रहे हो तो सोचिए कि क्या सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं कि ये देखिए आप कणिकामय और अकणिकामय। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्या? क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कणिकामय नहीं है, निम्न में से कणिकामय हैं। जैसे ऑप्शन में आपको दे दिया कि निम्न में से कणिकामय नहीं है, न्यूट्रोफिल, यूनोसोफिल, बेसोफिल या लिम्फोसाइट। तो जानिए क्या होगा जवाब? जी बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो कि इसमें अकणिकामय में लिम्फोसाइट है। अकणिकामय में क्या है? लिम्फोसाइट आया है। चलो इसको भी मैंने इसे 2 भागों में आपके सामने कन्वर्ट कर दिया है। एक का नाम मैंने लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और दूसरे का नाम मैंने मोनोसाइट दे दिया है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। पता हो गया ना कणिका में क्या है, अकणिका में क्या है। मैं चाहता हूं कि आपको हर बात पता रहे। पढ़ने का मतलब वही होता है जो एक बच्चा सारी बातें जाने। बहुत सारे आर्ट्स वाले होते हैं, साइंस वाले तो लमसम सभी चीजों से वाकिफ होते हैं, जानते हैं, उनको पता भी है कि ये क्या चीज है। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए जब ये ऐसे शब्द नजर आते हैं ना तो अजीब से ये शब्द दिखते हैं, उनको थोड़ा डिफिकल्टी महसूस है। लेकिन अगर आप सही तरह से आप जानकारी रखते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब हम उनके बारे में इंश्योर नहीं है, जब उनके बारे में हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है, और फिर मेहनत करने वालों के तो कभी आप जानते हो हार नहीं होती। मैं जैसे आपको यहां से पता है कि इनकी संख्या ये होती है, तो फिर आप जानना चाहते हो कि इनकी संख्या क्या है, इसमें इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है। इसकी जो संख्या है ये संख्या लिम्फोसाइट की 20 से 28% होती है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो अपने नोट्स में इसमें 25 हमें लिखा रखा है, तो हो सकता है एवरेजिंग जो मान होता है 20 से 28% शरीर है यार, सबकी इम्यूनिटी पावर अलग अलग है। कुछ कोरोना से जल्दी ठीक हो रहे तो किसी को कोरोना से ठीक होने में ज्यादा समय लग रहा है। और हमारी क्लास है, देख लो आप, कोरोना ने किस कंडीशन से हमें आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। मोनोसाइट, मोनोसाइट की जी संख्या 3 से 8% होती है। 3 से 8% इनकी संख्या होती है। अब आपने जाना होगा कि न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल बाहर से जो जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में, उन जीवाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है, बाहरी जीवाणुओं से हमें बचाती है।
चलो ये बात तो हम लिखते हैं यहाँ से, ये चलो ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है और ये सुरक्षा देती है, बाहरी जीवाणु से हमें सेफ करती है, बाहरी जीवाणु से हमें इसे सेफ करती है। यानी कि देखिए हमारे शरीर में बाहरी जीवाणु से कौन सेफ हमें करती है, तो हमें पता है कि न्यूट्रोफिल हमें बाहरी जीवाणु से सेफ करती है। क्या इसका कभी किसी तरह से कोई और तरीके से क्वेश्चन बन चुका है? तो फिर इसका क्वेश्चन ये से भी बन सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि इसे भक्षाणु कणिका या माइक्रोफेजेज कहा जाता है। गजब, एक बात फिर सामने थी, इसको मैंने माइक्रोफेजेज बोल दिया है, जिसका मतलब होता है भक्षाणु कणिका। भक्षाणु कणिका। इसलिए कभी आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया कि माइक्रोफेजेज या भक्षाणु कणिका किसे कहते हैं, तो फिर आपका जवाब कहां जाएगा? तो सही है, आप जो सोच रहे हो वैसे आप गलत सोच ही नहीं सकते। गलत तो एग्जाम में सोचते हो, लगाने के बाद दो दिमाग में दो क्यों में आप गलत की ओर जाते हो, और गलत की ओर जाते हो तो फिर जब घर पर आते हो और फिर जब उसको मिलाते हो तो फिर थोड़ी देर के लिए गुस्सा होते हो, फिर आप वैसे हो। तो न्यूट्रोफिल, माइक्रोफेजेज, भक्षाणु कणिका इसे हम बोलते हैं। भारी और सर्वाधिक संख्या WBC में इसी की संख्या होती है। ईओनोसोफिल, पुलिस जैसे एग्जाम में पूछा गया कि ईओनोसोफिल क्या करता है, इनकी संख्या में ग्रोथ होती रहती है शरीर के अंदर। ये रोग या एलर्जी भी एक रोग ही है। डिजीज में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत सारे प्रोटोजोआ जो रोग है, वायरस है, जीवाणु है, कवक है, अनुवांशिक रोग है, संक्रामक बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक सिलेक्टेड रहते हैं यार, उसको गलत क्यों होने तो एक बड़ी बात होती है इन चीजों में, तो ये आपको जानना जरूरी होना चाहिए। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रोग या एलर्जी के समय किसकी वृद्धि हो जाती है, तो फिर आप देख सकते हो कि रोग या एलर्जी के समय हमारे शरीर में ईओनोसोफिल की संख्या में वृद्धि होती है। फिर आप तो सोच रहे होंगे कि बेसोफिल का क्या कार्य है? तो आप जानते हो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में एक नाम इसका भी है, तो आपको ध्यान है, लीवर, यकृत। ये मत कहना कभी कि मेरा लीवर खराब हो गया, अगर ये कहोगे तो ये बिल्कुल अजीब सा लगेगा। ये बिल्कुल लीवर तो भगवान खराब ना करे। तो ये लीवर की जब हम बात कर रहे हैं, बेसोफिल की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये लीवर में कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का स्त्राव होता है। महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं, इन महत्वपूर्ण पदार्थों का क्या होता है? स्त्राव होता है। अब देखिए दिमाग आपका, मैं जानता हूं कि तर्क वितर्क पर ज्यादा चलता है। आप सोच रहे होंगे कि स्त्राव होता है, तो ये स्त्राव कौन से हैं? ये स्त्राव कौन से हैं? चलिए, इस स्त्राव के लिए मैंने 3 शब्द यूज किए हैं। पहला है हेपेरिन, दूसरा है हिस्टामिन, और तीसरा जो वर्डिंग है, कहीं ना कहीं हम तीसरा जो वर्ड है वह है सेरोटोनिन। नीचे नहीं लिखूंगा, कहीं के दिखने में आपको दिक्कत हो। पहला जो है वो है हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। अब आपसे कि हेपेरिन कहां से हमें मिलता है, तो आपको पता हो गया यकृत से। दूसरा है हिस्टामिन, तीसरा है सेरोटोनिन। ये यकृत से स्रावित होता है और ये महत्वपूर्ण स्त्राव बेसोफिल में संग्रहित होते हैं। बेसोफिल में कहां होते हैं? संग्रहित। बेसोफिल में इनका संग्रह होता है, ये संग्रहित होते हैं। बेसोफिल में इनका संग्रहित होते हैं। तीनों बातें आपने अपने दिमाग में डाल ली। कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब अब गलत नहीं होना चाहिए। चलो, मैंने आपसे पूछ लिया कि कौन एलर्जी के समय हमारे शरीर में ग्रोथ करती है। 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं।
कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोनोसोफिल या लिम्फोसाइट, तो फिर जवाब क्या होगा आपका? तो आपका जवाब होगा इयोनोसोफिल। मैंने आपसे पूछा कि किसे माइक्रोफेजेज के नाम से जाना जाता है, तो फिर जवाब क्या होगा? सोचा? तो सोच लीजिए। उसे सोचने के लिए फिर आपका जवाब इस कोष्टक की तरफ जाएगा। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए आरबीसी ना डब्ल्यूबीसी की हम बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? किसकी सबसे ज्यादा संख्या होती है? तो किसकी होगी? सामने है, पूरा रेशो क्लियर है हमारे दिमाग में, हम जान चुके हैं। लेकिन कभी कभी आपके प्रश्न, जैसे पुलिस वालों के लिए ये प्रश्न बड़ा ज्यादा पूछा जाता है, हिपेरिन का। हमारे शरीर में, जैसे आपको या मेरा किसी का भी शरीर की बात आप कर लो, तो आपका शरीर में बहुत बार सोचते होंगे या नहीं भी सोचते हो तो कोई बात नहीं है, सोचिए कि आपके शरीर का रुधिर क्यों नहीं जमता है? आपका शरीर का रुधिर क्यों नहीं जमता है? ये थोड़ी है कि आपको फ्रिज में नहीं रखा जाता है इसलिए नहीं जमता है। ये फ्रिज में रख दिया जाए तो आपका भी जम जाए? जी नहीं। फिर तो कहीं ठंडे प्रदेशों में तो कहीं पर -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पत्रिकाओं में पढ़ते हुए या फिर समाचार में देखते हो कि झील जम जाती है सब। फिर तो हिपेरिन की जब भी हम बात करते हैं तो हिपेरिन वो पदार्थ है जो हमारे शरीर में रुधिर को जमने से रोकता है। चलो ये बात अब आपके थोड़े से दिमाग की ओर जा रही है। मैंने ये कहानी पढ़ा दी है कि ये रुधिर को जमने से रोकता है। आई बात समझ में? नहीं आई तो देखिए फिर से कि कौन रुधिर को जमने से रोकता है। जमने से रोकने का काम करता है हिपेरिन। हिपेरिन रुधिर को जमने से रोकता है ताकि हमारे ब्लड का टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में सेफ रहे, जमे। तो ये तीनों बातें मैंने बताई और आपके दिमाग में गई भी सही कि ग्रेनुलोसाइट types of 3 neutrophil, ionosophil and basophil, that is of maximum numbers in neutrophil and that is of safe bacteria. न्यूट्रोफिल से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। and to now macrophages, an important question, and macrophages and that is 60 and 70% numbering, important point, 60 से 70% इनकी संख्या होती है। जो ये कहानी को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले, आपके जो मोबाइल है उस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। मैं आपके सामने है, वैसे आपका वीडियो है, आप सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, आपके पास सेव कर लीजिए ताकि एग्जाम के आज का ये जो समय है कल कीमती होता है। ये नहीं कि जिंदगी हमारी इन पहियों की तरह अभी रुकी रहेगी, जिंदगी बढ़ेगी आगे, हम भी बढ़ेंगे आगे। समय अनमोल है और उसकी कहानी आप जानते हो कि जिसने इसकी कदर की है वो आगे बढ़ा है। जो समय के साथ रुक गया, अपने आप को रोक लिया, तो फिर उसकी कहानी, उनके शब्दों की कहानी वो खुद स्वयं लिखते हैं। चलिए मैं इस टॉपिक के बाद आपको थोड़ा सा आगे की ओर ले जाता हूँ और उधर बढ़ते हैं, फिर ब्लड ग्रुप की ओर आएंगे। एक एक टॉपिक मेरे को पढ़ाना है, आपको बताना है कहाँ क्या है, किस तरह से, क्योंकि आप मेरे को जानते हो, पहचानते हो कि किस तरह से मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूँ, किस तरह से। चलो मैंने ये मिटा दिया है, ये इसके पहले के जितने भी मेरे व्यूज थे वो मैंने इसके पुराने जो पहले के जो वीडियो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड उसमें मैंने बता रखा है। मैं हर तरह के वीडियो में पूरे क्लैरिफिकेशंस के साथ आपको समझाने की कोशिश में हूँ। जैसे भी हमारे पास में व्यवस्थाएं हैं वैसे हम आप तक जुड़े हुए हैं सीधे तौर से आपके साथ। लिम्फोसाइट की जब भी बात होते हैं तो ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम के रूप में जानी जाती है। इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी सिस्टम के रूप में इन वर्किंग करती है।
या यहां से प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। प्रतिरक्षी का निर्माण, किसका निर्माण होता है यहां पर, या आप प्रतिरक्षी को, तो सही है, बड़ा अच्छे हो आप, इंग्लिश का वर्ड यूज करना चाहते हो तो कर लीजिए। मैंने यहां पर एंटीबॉडी, अरे ये बात थी कि एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण ये करते हैं, यहां इस जगह पर इन एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। कभी आपने सोचा है कि जब ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बन जाते हैं तो बनने के बाद ये किस ग्रंथि में सुरक्षित रहते हैं? मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूं आपके सामने कि जब लिम्फोसाइट में जो ये एंटीबॉडी बन जाते हैं, प्रतिरक्षी बन जाते हैं, तो बन जाने के बाद ये किस ग्लैंड में, किस ग्रंथि में संरक्षित होते हैं, संरक्षण इनका होता है, ये सेफ रहते हैं। सोचिए, नहीं सोचा, नया माइंड में नहीं है, चलो मैं बता देता हूं। ये हमारी थाइमस ग्रंथि में सेफ रहते हैं। कहां पर? थाइमस ग्रंथि में। इसलिए कभी आपसे कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में बनने वाले जो एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीबॉडी कहां सुरक्षित या संरक्षित रहते हैं, तो फिर आपका जवाब इस ग्लैंड पर जाएगा। ये सुरक्षित लिख सकता हूं मैं यहां पर, या फिर संग्रहित, कहीं ना कहीं बचे हुए रहते हैं, संग्रहित होते हैं, ये मैंने यहां लिख दिया है। हम बात कर रहे हैं अकणिकामय में। अकणिकामय ये एक तरह से सबसे बड़ी कोशिका के रूप में हम जानते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसका जो आकार होता है, ये आकार तो होता है छोटा और केंद्रक होता है बड़ा। केंद्रक बड़ा, नाम से हो रहा है लिम्फो, आकार छोटा, केंद्रक बड़ा। मोनोसाइट, मोनोसाइट, इस मोनोसाइट की अगर बात करें तो इसका उल्टा कर लीजिए ना, आकार तो कैसा होगा, ये आकार तो होगा इसका बड़ा और केंद्रक होगा छोटा, केंद्रक होगा छोटा। अगर हमने जानने के बाद लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की अगर थोड़ा सा और जाने, तो ये जो लिम्फोसाइट होती है, ये लिम्फोसाइट इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा तंत्र को जनरेटिंग करती है। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेनेशंस करूं तो आपने देखा होगा, जाना होगा कि लैब असिस्टेंट का एक एग्जाम हुआ था। उस लैब टेक्नीशियन के जो एग्जाम है उसमें ये दो शब्द इन जनरेट होते हैं, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और नंबर फर्स्ट और सेकंड है बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब ये थोड़ा सा दिमाग अगर जोर डालो तो आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये इम्यूनिटी पावर के रूप में हमारे शरीर में काम करती है। और एक नाम आप जानते हो, एड्स या HIV वायरस। HIV वायरस नाम मतलब वायरस के पूरी दुनिया में एक वायरस ने तेल का मचा दिया है, और कोविड-19, इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा यहाँ, इसलिए मैं चुपचाप हूँ वायरस के बारे में। ये जो HIV वायरस है, इसमें एड्स जो रोग है, इस एड्स रोग में ये टी लिम्फोसाइट पूरी खत्म हो जाती है, इनका नष्ट हो जाता है। टी लिम्फोसाइट को पूरा हमारी जो एंटीबॉडी जो है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से खत्म कर देती है ये टी लिम्फोसाइट। यानी कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एड्स नामक जो रोग है उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रभावित होती है, तो हम देख सकते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कैंसर सेल्स को रिमूव करती है, कैंसर सेल्स को हटाती है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे बात
तो फिर जब लिम्फोसाइट के बारे में आपको पता हो गया तो मोनोसाइट क्या करती होगी? मोनोसाइट जनरली रूप में जैसे घाव को भरना है, जीवाणुओं को नष्ट करना है। मैंने इस शब्द को यहां पर लिख दिया है। एक तो मैंने कहा घाव को भरना, घाव को भरना, और दूसरा मैंने यहां पर लिख दिया है जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। ये आपके सामने बिल्कुल सामने इन फ्रंट है सब। एक बात हमने देखा है कि लिम्फोसाइट इम्यूनिटी पावर के रूप में वर्किंग करती है, जबकि मोनोसाइट जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर कभी घाव हो गए, उन्स हो गए तो उनको भरने को, जीवाणु को नष्ट करने का काम करती है। आप सोच रहे होंगे कि जीवाणु को नष्ट करने का काम तो न्यूट्रोफिल भी करती थी और ये भी कर रही है, तो फिर तो डाउटिंग बन रहा होगा थोड़ा सा दिमाग में। अगर आप सोच रहे हो तो, नहीं सोच रहे हो तो अच्छी बात, सोचना खत्म कर दिया हो इस समय में तो अलग बात है। मैंने एक बात बताई थी, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, कणिकामय और अकणिकामय में केंद्रक के ऊपर डिपेंडेंटली बात थी। और केंद्रक में मैंने उस दौरान आपको बताया था कणिकामय और इस दौरान बताया है अकणिकामय। तो आपसे कभी क्वेश्चन में बने या पूछे कि कणिकामय तो फिर जीवाणु को नष्ट करने का कार्य कौन करती है? तो न्यूट्रोफिल। जबकि अकणिकामय में जीवाणु को नष्ट करने का काम कौन करती है? तो फिर मोनोसाइट, जबकि इम्यूनिटी पावर के रूप में इसे हम जानते हैं। देख सकते हो, आप जान सकते हो, मैंने इस तरह से आपको डिवाइडिंग कर दिया है समझाने के लिए। मैंने हर एक तथ्य को आपके सामने लिखा है, जाना है। देखिए आप अच्छी तरह से आप देख सकते हो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, नंबरिंग क्या है इनका, किस तरह से इनकी स्ट्रक्चरिंग्स के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं किस तरह से ये इम्यूनिटी पावर को जनरेटिंग करके किस ग्लैंड्स में सेफ हो जाती हैं, किस तरह से इसकी सेल्स डेवलपिंग होती हैं और हमें किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अपने कहीं ना कहीं हमें मजबूत एक स्ट्रॉन्ग बनाती है। और मोनोसाइट किस तरह से अपना एक वर्किंग करती है, किस तरह से ऊंस या घाव को भरती है। एग्जाम के दौरान जैसे कभी हम वैसे थोड़ा सा अगर हम जाने, और एक एग्जाम होता है रेट का 1 से 8 कहीं ना कहीं 2 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए या समुद्री यात्रा करने के दौरान कौन सा विटामिन है जो प्रभावित होता है, नष्ट होता है। कभी कभी तो ये भी आ जाता है कि गर्म करने पर सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन करता है। इस तरह से हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो फिर विटामिन सी की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन सी की। ये क्वेश्चन मैंने आपको जाना है, समझा है। मैं चलता हूं आगे की कहानी पर, आगे के क्वेश्चंस पर, और मेरे पास थर्ड टॉपिक था इसी में जिसको मैंने बताने वाला हूं, वो है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। बिंबाणु या प्लेटलेट्स के साथ मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में समझाऊंगा कि ब्लड ग्रुप आप जानते हो कि सन 1900 में कार्नेल स्टीनर एक वैज्ञानिक है। लेकिन पहले उस कहानी को हम जोड़े वहां तक, तो पहले इसको खत्म करते हैं, आगे को बढ़ाते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप समझ पाओ, आगे जान पाओ, हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। लेकिन ये दूरियां जल्दी मिटे क्योंकि इन दूरियों ने फासला बढ़ा दिया, और ये फासला हमारे साथी है जो मुस्कुराते हैं, ये मुस्कुरा गजब है उनकी, फासले का नाम आते मुस्कुराहट बन जाते हैं चेहरे। मैं तीसरा वर्ड बात कर रहा हूं बिंबाणु या प्लेटलेट्स। बिंबाणु या प्लेटलेट्स, बिंबाणु या प्लेटलेट्स।
डिम्बाणु की जब भी हम बात करते हैं, इसका जो निर्माण है, ये निर्माण होता है बोन मैरो या अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा, बोन मैरो या अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। निर्माण के समय इसकी डेथ भी ले ले तो मृत्यु, इसकी मृत्यु ब्लड में होती है, रुधिर में ही होती है। जबकि निर्माण होने के बाद इनका जो लाइफ होती है, ये इनका जो जीवन होता है, ये जीवन 5 से 7 दिन मान लो, 7 से 10 दिन मान लो, 5 से 7 दिन, एग्जाम में अधिकतर 7 से 10 दिन दे दिया जाता है, कभी कभी 1 सप्ताह भी दे दिया जाता है। 1 सप्ताह, इसे कभी 1 सप्ताह आ जाए तो भी आप किस पर क्लिक कर सकते हो, या 7 से दिन या फिर 5 से 7 दिन है। थोड़ा सा अब ये तो थोड़ा सा आपको माइंड में आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे पास में 4 ऑप्शंस हमें दिखाए जा रहे हैं। वो 4 ऑप्शन क्या है? इसके बाद ये भी जानते हो कि इसका कार्य, क्योंकि हमने WBC का कार्य तो देखा था कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर के रूप में काम करती है। तो इसका जो कार्य है, रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर का थक्का बनाना। सोचा है कभी रुधिर का थक्का कैसे बनता है? नहीं सोचा? सोचिए, और नहीं सोचिए तो फिर देखिए। चलो, रुधिर का थक्का बनाना मैं आपको बता रहा हूं। हमारे शरीर में टिश्यूज या ऊतक, ये ऊतक प्लेटलेट्स के साथ क्रिया करते हैं। ये प्लेटलेट्स के साथ, ये टिश्यूज प्लेटलेट्स के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके हमारे शरीर में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन और प्लस में Ca++। कभी कभी ये भी आता है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी धातु ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, जिसमें बताऊंगा। थ्रोम्बिन या कैल्शियम, ये क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन और साथ में ये थ्रोम्बिन, Ca+ और फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन, ये सब थ्रोम्बिन फाइब्रिन में बदल जाते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिन में बदल जाते हैं और वापस ये थ्रोम्बिन फाइब्रिन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर, कभी कभी एग्जाम में ये, पहले मैं इसको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। थ्रोम्बिन फाइब्रिन वापस से डिम्बाणुओं के साथ क्रिया करके रुधिर का थक्का बनाते हैं, रुधिर का थक्का बनाते हैं, थक्का बनाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है, एक क्वेश्चन से ये भी आ जाता है कि बताइए यहां से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है, एंजाइम, जी कोहेन की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बताया था, बुकलर की ही बात कर रहा हूं, जिनके नामकरण के बारे में उन्होंने बताया, जन समझाया कि बिना एंजाइम नहीं भैया तो पाचन नहीं, और पाचन नहीं ये मत बोलो कि समूह से नहीं, ना मतलब भी संक्रमण भयंकर है, ना तो चेहरे पर पसीना आ रहा है आपके सामने, पर नहीं ले सकते क्योंकि कोविड-19 से बचना ही सेफ है, सुरक्षित है। मैं आपको बता रहा था इसके बारे में कि थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी मस्ती मजाक के मूड में, मेरे तो मस्ती मजाक जिस दिन से आप नहीं मिले उस दिन से खत्म हो गई। स्टे होम में पता नहीं कि गद्दा कहाँ, मैं कहाँ, बेचैनी की तरफ बेचैनी, और ये थोड़ा सा बेचैनी दूर की है तो ज्ञानम क्लासेस की देन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन में मैंने एक शब्द बताया कि एक एग्जाम आ जाता है कि चोट लगने के बाद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाती है। नाम तो कि चोट लगने के बाद कौन किस में बदलता है, तो चोट लगने के बाद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाती है। किसमें? प्रोथ्रोम्बिन
थ्रोम्बिन में बदल जाता है। चोट लगने के पहले जो प्रोटीन होती है वो चोट के पहले और ये चोट के बाद, चोट के बाद, चोट के पहले और चोट के बाद। अब आपसे पूछे कि चोट के लगने के पहले कौन सी, तो प्रोथ्रोम्बिन, और चोट लगने के बाद कौन सी, तो थ्रोम्बिन। चोट लगने के पहले और चोट लगने के बाद, चोट लगने के पहले प्रोथ्रोम्बिन और चोट लगने के बाद ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसको बदलने वाला कभी एंजाइम पूछ लिया जाए तो फिर आपका जवाब जाएगा उस एंजाइम का नाम जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, एंजाइम, और वह एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। अब आपसे पूछा जाए कि चोट लगने के पहले कौन सी प्रोटीन होती है हमारे शरीर में, प्रोथ्रोम्बिन। चोट लगने के बाद थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज। और अगर आपसे कण, रुधिर कणिकाएं पूछ ली तो सीधा सा जवाब है ना यार, क्या, डिम्बाणु, जिनका निर्माण बोन मैरो में, जिनकी डेथ ब्लड में, जिनका लाइफ 5 से 7 या 7 से 10 डेज या 1 वीक। रुधिर का थक्का बनाना। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन में विटामिन भी आ जाता है एक सम्मिलित में कि विटामिन, कौन सा विटामिन, तो आप जानते हो कि, याद है, चलो ठीक है, अच्छा, विटामिन के रुधिर का थक्का बनाने के लिए जाना जाता है। जी शब्द मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तो और बातें बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन है विटामिन के, विटामिन के रुधिर का थक्का बनाने के लिए जाना जाता है। तो कभी, लेकिन वो विटामिन पूछेगा, यहाँ बात कर रहे हैं अपन सेल्स की, डिम्बाणु या कण की, इसलिए ध्यान रखिए कि कण पूछ रहा है, विटामिन पूछ रहा है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। डिम्बाणु की कभी क्या किसी रोग में, मैं इसको थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए सेव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपके पास लिखने का तो ऐसे कोई बात नहीं है अपने पास। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, इतने हम वीडियो डालते हैं, जितना सब्सक्राइब करोगे उतने हमें लगे कि कोई इंटरेस्टेड है, हम और ज़्यादा वीडियो बनाए, जाने और आप तक पहुँचा पाए। इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं इसके बाद का जो वीडियो है वो ब्लड ग्रुप का डालूंगा, उसके बाद में कार्डियोलॉजी या हृदय, आर्टरीज एंड वेन्स, इनकी भी मैं आप बात करूंगा। एक एक वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। ज़्यादा सोना मत, स्लीपिंग, हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया। मैं पढ़ा रहा हूँ, बोन मैरो, आपका जो बोन है वो खत्म हो जाए। एक छोटी सी बात कि किस रोग या जो डिम्बाणु है इनकी संख्या, या किस रोग में इनकी संख्या में कमी आती है, तो आपको पता है कि एक रोग जो है डेंगू और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे रोग है जिसमें डिम्बाणु या प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है, तो डेंगू या चिकनगुनिया। पानी गिरने वाला है, जे थोड़ा सा समय आने वाला है और उसमें हमारी जो संख्या है इसमें कमी हो जाएगी। ये डेंगू जो कि एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है, इसमें इनकी संख्या लगभग 40,000 से भी कम रह जाती है। जैसे डिम्बाणु की संख्या जो हम जानते हैं 2.5 से 5 लाख प्रति MMQ होती है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा। जुड़े रहिए और सभी साथियों के वीडियो देखें, मुस्कुराते रहिए और आपकी मुस्कुराहट सबके साथ। धन्यवाद।